14 kg क्यों उसके ऊपर लिखा है? 14.8 अप्रोक्सीमेटली, उसमें उस सिलेंडर का वजन भी है, लेकिन उसके अंदर गैस कितनी है? 11.2 kg ऑफ ब्यूटेन। और उसका बैलेंस रिएक्शन मैंने आपको क्वेश्चन में दिया। एक फैमिली की एक दिन की रिक्वायरमेंट है इतनी किलो जूल टू कुक, टू यूज दैट ब्यूटेन गैस। इस एक मोल का कंबशन से इतनी एनर्जी निकलती है, वो सिलेंडर कितने दिन चलेगा? मुझे सबसे पहले तो निकालना है कि वो सिलेंडर कितनी एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। वो मैं कैसे निकालती हूं यहां पर? मतलब ये सिंपल यूनिटरी मेथड का इस चैप्टर का, इसमें कुछ नहीं है। अगर ये चैप्टर ना भी पढ़ाया होता तो 10th क्लास में मैं आपको क्वेश्चन दे सकती थी कि बच्चों एक ब्यूटेन से इतना तो इतने से कितना, बस ये निकाल के आगे तुमने डिवाइड ही करना है। तो अगर इसमें मैं देखूं 11.2 kg ऑफ ब्यूटेन के, पहले तो मोल्स निकालूंगी, क्योंकि आई एम हैविंग दिस इंफॉर्मेशन। एक मोल ब्यूटेन को कंप्लीट कंबस्ट किया तो 2658 किलो जूल एनर्जी लिबरेट हो रही है। तो 11.2 kg को किया तो कितनी? उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? ब्यूटेन के मोल्स निकालने पड़ेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ब्यूटेन 11.2 kg को मैं क्या करूं? ग्राम्स में कन्वर्ट कर दूं। सबसे पहले चेक करना ठीक किया है, इतने ग्राम्स। ब्यूटेन का मोलर मास कितना होगा? उसका फॉर्मूला जब आपको दिया है तो आप निकाल सकते हो 58, राइट? मोलर मास इसका 58, 12 4 जा 48 और 10 और 58, एक मोल 58 ग्राम। तो कुल मिला के उस सिलेंडर में कितने मोल्स हैं, पहले तो तुम ये निकालोगे। ठीक ठाक मोल निकल आएंगे। तो जितने भी मोल्स निकल के आए, नाउ यू नो एक मोल से कितनी एनर्जी, इतनी। जिन लोगों ने कर लिया है मेरे को आंसर भी दे दिया, बताइए कितने मोल्स आए ब्यूटेन के? 183, 193। तो आपको 193 मोल्स ब्यूटेन के दे रखे हैं, एक मोल से इतनी एनर्जी। तो 193 मोल से कितनी एनर्जी निकलेगी? निकल जाएगा मेरे पास। कुल मिला के एक सिलेंडर आपको इतनी एनर्जी दे रहा है, उसमें से एक दिन में हम कितनी कंज्यूम कर रहे हैं जिस फैमिली की बात कर रहे हैं? तो हाउ मेनी डेज? तो अगर अब मेरे को नंबर, ये तो मुझे कराना भी नहीं चाहिए ये चीज, तो नंबर ऑफ डेज पूछा है तो मुझे पता है टोटल एनर्जी यहां से जो भी आएगी वो पुट करूंगी, डिवाइडेड बाय जितनी एक दिन में खपत हो गई वो। इसका आंसर 33 पॉइंट समथिंग और अप्रॉक्स, क्योंकि डेज पूछे हैं 34 डेज आएगा। थोड़ा भी अप्रॉक्स आएगा तो, क्योंकि दिन में क्वेश्चन पूछा है, घंटों में नहीं पूछा, तो आप 34 डेज देंगे। और अगर 4 ऑप्शन मैंने दिए, उसमें एक जगह मैंने दे रखा है 30.3 डेज, 24.6 डेज, 33 पॉइंट इतने डेज, इसका मतलब आधे दिन को भी या कुछ घंटों को उसमें इन्वॉल्व किया हुआ है। तो ये क्वेश्चन इस चैप्टर में सिर्फ इस वजह से डाल दिया क्योंकि कहीं एंथैल्पी नाम का शब्द है तो डाल दो। ये क्लास 10th में भी आपको दे सकते थे, अगर मोल का कॉन्सेप्ट क्लास 9th में दिया तो ये दिया जा सकता था। इसमें सिर्फ आपने निकाला एक सिलेंडर से एनर्जी कितनी निकली, पर डे आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, वो फैमिली इस सिलेंडर को कितने दिन तक चला सकती। इसीलिए सिलेंडर का वजन 11.2 kg ब्यूटेन होता है कि एक महीने में एक बार डिलीवरी करनी पड़े, हर 15वें दिन डिलीवरी की जाएगी तो कॉस्ट बहुत पड़ेगी कंज्यूमर पे। तो इतना भारी उसको बनाने का पर्पस आज आपको, कैलकुलेशन बिहाइंड दैट आपको आज दी गई। तो ये मेरा लास्ट क्लास का था क्वेश्चन जिसपे मैं एंथैल्पी ऑफ कंबशन करा रही थी। जो डीपीपी आपको दी गई है, शायद लास्ट क्लास की डीपीपी का देखो क्वेश्चन 13th या आज वाली का है, मुझे याद नहीं आ रहा ये किसका है। यस, ये पिछली क्लास का है। जो लास्ट क्लास में डीपीपी 3 दी गई थी उसका आप देखिए क्वेश्चन 13th। चेक, आज वाली डीपीपी किस किस के पास नहीं पहुंची है? एनीवन उठाओ। ये पीछे पवित्र तक पहुंचा देना आप। आज वाली डीपीपी जिस तक भी नहीं पहुंची है बस थोड़ी देर में हम उसको भी करेंगे। और किसके पास नहीं पहुंची है? लो पहुंचा दोस्त। देखना क्वेश्चन 13 यही है, लास्ट क्लास की डीपीपी का, आज वाली का नहीं, ये नहीं है। ये सेम, सॉरी, आज वाली डीपीपी में क्वेश्चन 12th है ये। ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं अपलोड हो गई है डीपीपी 4 या मैं करवाऊं? मैम एक सेकंड। अर्पिता भी ऑनलाइन? अच्छा, स्कूल एग्जाम्स, आ जाओ बच्चों, ये नहीं है ये चैप्टर ऐसा। ज्योति मैम, डीपीपी 4 अपलोड है?
करी है तो ही होगी, चेक करने की क्या जरूरत है? दीपा ने तो नहीं करी, तो करो, अभी करो, बच्चों को क्वेश्चन करा रही हूँ। मैम नहीं है। मैम नहीं है। सो अगर आज वाली डीपीपी आप देखें तो उसका ये क्वेश्चन 12 है, राइट? तो आप ये सोचिए जो लास्ट क्लास में मैंने करा दिया था उसके लिए मेरे को डीपीपी का सीधे 12वां क्वेश्चन पकड़ना पड़ा है, क्योंकि मैंने कंबशन की एंथैल्पी सबसे पहले कराई थी और डीपीपी में कंबशन के आंसर सबसे क्वेश्चन सबसे लास्ट में है। सो बाकी सारी आज होंगी। तो अगर क्वेश्चन 12th देखें, ऑनलाइन में अपलोड हो रही है बच्चों, मैं पढ़ के बता देती हूँ क्वेश्चन 12th क्या है। हीट ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन एंड इथेन। आपको पता है आज की डेट में ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स पे बहुत काम हो रहा है। सीएनजी आप जानते हैं, वो यही सब है, इन्हीं गैसेस का मिक्सचर है। अभी आप देखोगे बहुत सारे बायोफ्यूल्स, बहुत सारे रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी से फ्यूल्स हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मीथेन के कंबशन का एंथैल्पी इतना, इथेन के कंबशन का एंथैल्पी इतना। बिना पेन उठाए गट फीलिंग से बताओ क्या लगता है कौन सा अच्छा फ्यूल होगा, किससे ज्यादा एनर्जी निकलेगी पर ग्राम? अभी पहले गट फीलिंग पे चाहिए। अच्छा फ्यूल क्या है? लास्ट क्लास में क्या बात हुई थी? भारी भरकम ले जाना भी ना पड़े, जिसके 1 ग्राम से ज्यादा एनर्जी निकले, तभी कहते हैं कि फैट एक अच्छा फ्यूल है, लेकिन हजम करने की ताकत होनी चाहिए, उससे डबल एनर्जी रिलीज होती है। तो यहां पर आप बताइए अच्छा फ्यूल कौन सा है? सस्ता बाद में बात करूंगी, फर्स्ट क्यों निकाला 1 ग्राम से? माइनस का मतलब तो सौरिश रिलीज्ड है। मतलब आप ये मत सोचो मेरे पास छठी क्लास के बच्चे नहीं बैठे जो मैं पूछ रही हूं इन दोनों वैल्यूज में से कौन सा ज्यादा है। सॉरी सर, माय क्वेश्चन इज विच इज गुड फ्यूल, जो कम वजन में ज्यादा एनर्जी लिबरेट करे। तो अब अगर मैं पहले देखूं, आते हैं इस पे। अब जो मैंने आपको थोड़ा सा सोचने को टाइम इसलिए दिया कि मुझे पता लग जाए कोई सोचने में बेवकूफी हो रही हो तो मैं उसे चेक कर लूं बस। मुझे देख के लगता है -1550, 1560 अप्रोक्सीमेट रिलीज हो रहा है इसके 1 मोल से, और इसके भी 1 मोल से रिलीज 890 कम हो रहा है। आपको 1 मोल का कोई मतलब नहीं है, आपको देखना है वजन। मेरे को अगर किसी गाड़ी में फ्यूल इस्तेमाल करना है तो मेरे को हल्का फ्यूल प्रेफरेंस होगी, इंजन पे लोड कम आए, गाड़ी का वजन कम हो। तो उसके लिए मेरे को 1 मोल से नहीं, मेरे को देखना है 1 ग्राम से। तो मीथेन का मोलर मास कितना होगा? 12 और 4 16, 16 ग्राम। 16 ग्राम से कितना होता है? 890 रिलीज। तो 1 ग्राम से कितना होगा? अगर मैं बिना सॉल्व किए बात करना चाहूं, 890 बाय 16 अप्रोक्सीमेट, थोड़ा सा मैं अंदाजा भी लगा लूंगी, सॉल्व करना हुआ ये कर भी लूंगी। इथेन का मोलर मास कितना होगा बच्चों? 30। तो यहां पर इथेन के 1 ग्राम से कितना रिलीज होगा? -1559 को अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेशन के लिए मैं 60 कर लेती हूँ बाय 30। अब मैं कैसे अंदाजा लगाऊं बिना सॉल्व किए? मुझे इसे सॉल्व नहीं करना, ऑब्जेक्टिव है, मेरे को टाइम बचाना है। नीचे तो अप्रोक्सीमेटली डबल डिवाइड कर रही हूं मैं, लेकिन ऊपर डबल नहीं कर रही, डबल से कम कर रही हूं। तो उससे मुझे दिख गया नीचे वाली टर्म को ज्यादा, डिनोमिनेटर को ज्यादा इसमें बढ़ाना पड़ा, इसकी वैल्यू कम होगी। 1 ग्राम से इथेन कम एनर्जी रिलीज करेगा, जबकि 1 ग्राम मीथेन ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा। मेरे लिए गुड फ्यूल वो है जो 1 ग्राम में ज्यादा एनर्जी रिलीज करता हो। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का क्या मतलब है? हेडिंग डाल ली होगी, लिखना नहीं, पहले टिका के सुनिएगा, ठीक है? उसके बाद इत्मीनान से लिखिएगा, मैं नहीं रोकूंगी, क्योंकि मेरा आज का अगर आप कहो सारा टेस्ट इस पे है, सारा टेस्ट इस पे। 3-4 एंथैल्पी तो होमवर्क में डालूंगी, है ही कुछ नहीं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का मतलब एफ नीचे क्यों लिखा है आप समझ आ जाएगा। नॉट का मतलब आई होप सबको याद है, स्टैंडर्ड कंडीशंस। 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड का 1 मोल, ध्यान से भी यहीं रखेंगे, किसी भी कंपाउंड का 1 मोल। देखिए यहां मैंने रिएक्टेंट भी नहीं लिखे कि किसी का ध्यान यहां भी ना चला जाए। अगर मैंने सिर्फ प्रोडक्ट लिखा है तो आप समझ लीजिए मेरे लिए वो कितनी इंपॉर्टेंट बात होगी। किसी चीज के 1 मोल बनने में कितनी इंथैल्पी का इन्वॉल्वमेंट रहा होगा, इवॉल्व और एब्जॉर्ब आई कैन नॉट कमेंट। आप ये सोचिए, इससे आपको अब ये पता चलेगा आखिर ये एंथैल्पी एंथैल्पी इतने दिन से चले जा रही है, ये कैसे, कोई पता कैसे लगाता होगा, ढूंढता कैसे होगा, मिलती कैसे होगी, ये सारी चीजें आज शायद थोड़ी मैं क्लियर कर पाऊं।
एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन सोच के देखिए, एक वोल्केनिक इरप्शन होता है कहीं पर। वोल्केनिक इरप्शन में क्या है, लावा निकलता है और वो लावा बहुत साल लगाता है ठंडा होके फिर जमने में। ठंडा होके जम के क्या होता है उस जगह पे, व्हाट वी कॉल, या मतलब वो क्या बनता है, रॉक्स, या कह लीजिए अर्थ क्रस्ट। नई अर्थ क्रस्ट बनती है। हर साइंटिस्ट, हर रिसर्चर की इच्छा होती है किसी तरह से थोड़ा सा लावा मुझे मिल जाए। एंड इफ यू सी, लॉर्ड ऑफ टेक्निक हैज कम, बहुत दूर से ड्रोन से उसकी कॉपी, उसकी फोटोज वगैरह ले रहे हैं, एंड विद सम एक्सटेंडेड मशीनरी, जो कि जिनके ऐसे एलिमेंट जिनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है, आप देखें डिस्कवरी चैनल पे अक्सर दिखाते हैं, दे एक्सट्रैक्ट लावा and they take it to the lab. Why? Because it is the richest source of mineral, अर्थ के कोर से निकल के आ रहा है। ये मुझे बताता है जब अर्थ बनी होगी तो कैसी बनी होगी। अर्थ भी इसी वजह से बनी होगी, जहां नई अर्थ क्रस्ट बन रही है वहां नए डिपॉजिट हो रहे हैं, नए कंपाउंड्स जम रहे हैं, वो है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। मुझे वहां तक की नॉलेज चाहिए, मैं जाके लावे से तो निकाल के ला नहीं सकती, ऑन पेपर कैसे हम करेंगे वो आपको क्लैरिटी होगी। किसी भी चीज का एक मोल बनने में कितनी इंथैल्पी इन्वॉल्व है, बट बिगेस्ट थिंग इज यहां जो नहीं लिखा वो समझिए, फ्रॉम देयर एलिमेंट्स। एलिमेंट्स मतलब एलिमेंट्स, पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स हैं। लेकिन कैसे, मतलब क्या मैं करूं, कार्बन और हाइड्रोजन की इस डेफिनेशन के हिसाब से सोचूं तो कार्बन और हाइड्रोजन ने बनाया होगा छह छह दोनों। लेकिन यहां मैंने एक चीज नहीं लिखी जो धीरे धीरे आगे आएगी, विद विद प्रोसेस आएगी। एक मोल किसी कंपाउंड का बनना, उसकी स्टैंडर्ड स्टेट, ये हिडन चीज आ गई। स्टैंडर्ड स्टेट क्या है वो भी आएगी। कोई एक ही स्टेट है, वाटर की, सॉरी H2O की स्टैंडर्ड स्टेट है लिक्विड, ना कि स्टीम। स्टैंडर्ड टेम्परेचर्स पे, स्टैंडर्ड कंडीशंस में जो उसकी स्टेट है वही बने। तो एक मोल किसी कंपाउंड का बने उसके एलिमेंट से, तो ठीक है, मैंने तो इस आधी अधूरी डेफिनेशन से कहा कि ठीक है, 6 कार्बन आएंगे, 6 हाइड्रोजन आएंगे और ये बेंजीन बना लेंगे C6H6, और बेंजीन की स्टैंडर्ड स्टेट है लिक्विड, ठीक है। लेकिन जो इसमें हिडन है, या जो मैंने अभी आगे लिखी नहीं लाइन, जो नीचे मिलेगी लाइन, क्या ये एलिमेंट ऐसे एग्जिस्ट भी करता है अकेला हाइड्रोजन? नहीं। तो इसमें जहां पर फ्रॉम देयर एलिमेंट्स इन देयर स्टैंडर्ड एलिमेंटल स्टेट, अब ये एलिमेंटल स्टेट का मतलब क्या है, वो एलिमेंट नेचर में प्योर किस स्टेट में मिलता है, अकेला किस स्टेट में मिलता है। हाइड्रोजन अकेला नेचर में किस स्टेट में मिलता है, एनीवन? H2, दैट टू गैस। आपको पता है यहां फिजिकल स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, मेरे को डेल्टा एनजी कहीं भी चाहिए हो सकता नेचर में। ये परीक्षित, पवित्र, दक्ष नहीं, दक्ष लास्ट क्लास में नहीं था। कार्बन की ज्यादा स्टेबल फॉर्म कौन सी है, लास्ट क्लास? कार्बन दो ही फॉर्म में मानिए, डायमंड और ग्रेफाइट। लेकिन जैसे ही मैंने आपको ये हेल्प कर दी ना, कार्बन दो फॉर्म में मानिए, डायमंड और ग्रेफाइट, मैंने अपने क्वेश्चन को डाइल्यूट कर दिया। लेकिन जैसे ही आपसे कोई पूछे कार्बन की मोस्ट स्टेबल फॉर्म बताइए, आपको खुद सोचना है कार्बन की दो ही फॉर्म होती है, डायमंड या ग्रेफाइट। मेरा हेल्प करना अभी बनता है, लेकिन अब एक आध दिन के बाद नहीं बनता। सो कौन सी फॉर्म ज्यादा स्टेबल है, डायमंड की ग्रेफाइट? डायमंड। लास्ट क्लास में थे, इतना सारा मैंने सुनाया, डायमंड्स आर फॉरएवर, दिस दैट, वो सबका कंक्लूजन तो याद है कि डायमंड काफी सालों तक टिकता है, मिलियंस ऑफ इयर्स। लेकिन ये नहीं याद आ रहा मैंने लास्ट क्लास में क्या बोला था। डायमंड से ज्यादा स्टेबल ग्रेफाइट है। थर्मोडायनेमिकली वो एक स्पॉन्टेनियस चेंज है, डायमंड को ग्रेफाइट में बदलना चाहिए, क्योंकि डायमंड के अंदर एनर्जी ज्यादा है, ग्रेफाइट के अंदर एनर्जी कम है। लेकिन काइनेटिकली वो रिएक्शन बहुत सुस्त है, इसीलिए डायमंड्स आर फॉरएवर। थर्मोडायनेमिक्स डू नॉट सपोर्ट इट कि diamonds are forever, kinetics is supporting it, so graphite is more stable। आज के टेस्ट में अगर 10 क्वेश्चन है तो 8 इस पे हैं। मैं टेस्ट देख के ही पढ़ा रही हूं आपको कि मैंने देख लिया है पहले क्या है मेरे कंटेंट में। सो कार्बन के नीचे ग्रेफाइट अगर मैंने नहीं लिखा, आपने नहीं लिखा, इट विल बी कंसिडर्ड रॉन्ग। व्हाई? बिकॉज वी आर नॉट फॉलोइंग डेफिनेशन। कार्बन की दो फॉर्म है, आपको बतानी पड़ेगी। ऐसे ही सल्फर की रोम्बिक, मोनोक्लोनिक, आप मोनोक्लिनिक आपको बतानी पड़ेगी। यही सारा काम अब मैं आपसे करवाना चाह रही हूं। सो अब मेरे को बताओ, एक मोल अमोनिया का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है, क्योंकि मुझे पता है एंथैल्पी की यूनिट क्या थी लास्ट क्लास, एनी अमाउंट किलोजूल पर मोल। जो चीज बन रही है वो एक ही हो, बैलेंसिंग में उसको 2 मत कर देना, क्योंकि अब मैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की बात कर रही हूं। तो अमोनिया का एक मोल बनाना है, नमन, तो कौन से दो एलिमेंट्स यूज हो रहे हैं?
राइट तो अब मैं N और H बोलने के बजाय इमीडिएटली क्या बोल देती हूं, N2 और H2, क्योंकि नेचर में N कैसे एग्जिस्ट कर रहा है, स्टैंडर्ड एलिमेंटल स्टेट N2, H कैसे एग्जिस्ट कर रहा है, स्टैंडर्ड एलिमेंटल स्टेट H2। अब आती है बारी बैलेंसिंग की, बैलेंसिंग के बिना नहीं, खबरदार जो इसको छुआ ये तो एक ही मोल रखना है, तो अब मेरे को यहीं पे करना पड़ेगा, तो यहां तो मैं हाफ ही लाऊंगी और यहां क्या लाऊंगी, 3/2। इसकी एंथैल्पी इज कॉल्ड एज, अब देखना बहुत ध्यान से क्या लिख रही हूं, एंथैल्पी, दिस एंथैल्पी, इस रिएक्शन की एंथैल्पी को क्या मैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया भी कह सकती हूं, यस। दिस इज व्हाट माय टास्क इज इन टुडेज टेस्ट। शायद ही कोई न्यूमेरिकल दिया हो मैंने, आज न्यूमेरिकल तो आज करा ही नहीं रही ना, आज तो सारा तीनों डीपीपी का थ्योरी करा रही। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इस केस में क्या एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन भी है, यस। लास्ट क्लास तक तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन ही चल रहा था, ये रिएक्शन एक्चुअली 1 मोल अमोनिया की फॉर्मेशन भी तो है, इसीलिए इस एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को आज के बाद मैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया भी कह सकती हूं। लेकिन अगर मैंने यहां 2 लिख दिया होता और वो बैलेंसिंग वैसे करी होती, आई कैन नॉट कॉल इट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। आप फिर ये नहीं कह सकते एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 2 अमोनिया की, भाई एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बोलते ही आपके पास यूनिट आ गई पर मोल वाली, आप पे चॉइस नहीं है। तो अब मेरा अगला सवाल, देखिए किसने पूरा सुना, लिखने के लिए अभी मैं पूरा लिखने दूंगी आपको, मेरे लिए तो आज की क्लास का ये गोल्ड है। क्या ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO3 है, अनंत, अविनाश, ध्रुव, क्या ये NO3 की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है, नहीं, क्यों, क्या गड़बड़ है, सॉरी, O2 तो इसकी एलिमेंटल स्टेट है, लेकिन NO एक कंपाउंड है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में आप कंपाउंड से कुछ बना रहे हो तो वो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं माना जाएगा। आप फॉर्मेशन प्रोसेस आज के बाद किसको बोलोगे, जब वो अपने एलिमेंट से बन रहा हो, N और O से, N2 और O2 से, बट यहां ये किससे बन रहा है, एक कंपाउंड से। कंपाउंड नहीं अलाउड है रिएक्टेंट साइड में, ठीक है, इसकी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कुछ तो होगी। सो यहां मैं क्या लिखूंगी, जब आप नोट्स बनाएंगे क्या लिखेंगे, इस एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को मैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO नहीं कह सकती, क्योंकि अब जब आप नोट्स बनाओगे पास जगह होगी आप लिख सकोगे, क्योंकि इसके अंदर कंपाउंड्स इन्वॉल्व है, एलिमेंटल स्टेट इन्वॉल्व नहीं है। कंपाउंड तो कहोगे ये भी था, कोई कहने को कह सकता है H2 भी तो कंपाउंड है, यस, एलिमेंटल स्टेट नहीं है, ये 2 अलग अलग एलिमेंट्स है, इसको मैं एलिमेंटल स्टेट नहीं कह सकती। चलिए अगला बताना, क्या ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथीन है, इधर मैंने ग्रेफाइट नहीं लिखा तो मेरे को पूछना पड़ेगा, भाई आप बताओ पहले तो ग्रेफाइट है, अगर तो ग्रेफाइट दे दिया तो यस, अगर डायमंड दे दिया तो नो, तो यहां आप कमेंट नहीं कर सकते जब तक आपको ये ना बताया जाए ये ग्रेफाइट है। इफ आई से ये ग्रेफाइट है, अगर मैं बता दूं तो कह सकते हो, चेक कर लो बैलेंसिंग एंड ऑल, तब कह सकते हैं। अगर मैंने ग्रेफाइट नहीं दिया, पता नहीं, फिर क्वेश्चन की ऑप्शन देख के कुछ तो सोचना पड़ेगा, कहीं कोई कोने में कुछ हिंट दे रखी होगी, विल सी क्या दे रखी होगी, अभी तो डेफिनेशन पे चल रहे हैं। तो ये भी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हो गया, बैलेंसिंग वगैरह मिला के। लेकिन स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होगा, व्हेन एलिमेंट्स टेकन आर आल्सो इन स्टैंडर्ड स्टेट। वही बात जो मैं शुरू से चला रही हूं, बस मैंने जो पहले लिखी ना लाइन आपके लिए, जो छोड़ रखा था स्टैंडर्ड एलिमेंटल स्टेट, वो मैंने यहां बाद के लिए लिखा हुआ था, बताते बताते जो लिखा, बात एक ही है। तो अब दोबारा फिर कुछ और केसेस चेक, इन तीनों में से कौन सा, ध्यान से इस लाइन को पढ़ के, इन तीनों में से कौन सा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं है उसका जो प्रोडक्ट में बन रहा है। फर्स्ट के बारे में पहले 1 बाय 1 चलो, फर्स्ट नहीं है, क्यों, और बेटर लाइन बोलो, 2 मोल H2O के बना रहे हो आप, H2O को बैलेंस कर रखा है इज रॉन्ग टर्म, आप 2 मोल H2O के बना रहे हो, गलत है, काहे का वो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है, तो डबल हो गई उसकी, क्यों, H2O अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इट इज गैस, और गैस ये 25 डिग्री पे तो नहीं रहता, नॉट पे तो ये नहीं रहता, ये भी नहीं है, अगला परफेक्टली है।
तो एक ही केस की मैंने 3 ऑप्शन बना के आपको शो करने की कोशिश करी, जिससे एक राउंड तो क्लियर हो। और फिर मैं अब आपसे और कुछ सवाल लेके आई हूं, वो पूछूंगी। अब चलिए, अभी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कंटिन्यूड है, क्योंकि ये ठीक ठाक चीजें आपके सामने आनी है। जब भी कोई एलिमेंट्री सब्सटेंस, अब ये एलिमेंट्री सब्सटेंस का क्या मतलब है? ऐसा सब्सटेंस जो नेचर में एग्जिस्ट कर रहा है और जो सिर्फ अपने एलिमेंट से बना है, जैसे O2, I2, Br2, कार्बन ग्रेफाइट, सारे कार्बन होंगे इसके अंदर, ठीक है। इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता C3, C4, C7, C100। ग्रेफाइट और डायमंड का कोई फॉर्मूला नहीं है, बट इसको जैसे लिखते हैं वो है। इसका मतलब ये नहीं कि इसमें एक ही कार्बन है, इसका मतलब इसमें इनफाइनाइट कार्बन है। डिपेंड करेगा साइज पे, क्रिस्टल पे। अच्छा, H2, सल्फर रोम्बिक, अभी और भी आएंगे। कॉमा इसलिए छोड़ा है कि इसके बाद जो आएंगे ना, उन्हीं को मिलेंगे जो डीपीपी करेंगे। डीपीपी के थ्रू और बुकलेट के थ्रू 2-3 और हैं जो मैं नहीं लिखवाऊंगी। वो वही बच्चा कर पाएगा जो डीपीपी कर रहा है या बुकलेट से निकाल के ला रहा है कि मैम ये छोड़ दिया आपने। ये सभी के सभी क्या हैं? अगर ध्यान से देखें, एलिमेंटल स्टेट में वो कंपाउंड्स जो अब तक मैं देख रही हूं एग्जिस्ट करते हैं स्टेबिलिटी से, जिनको मैंने स्टैंडर्ड स्टेट कह दिया। यानी इसका मतलब है जब अर्थ बनी होगी तो बने हुए होंगे, कह सकते हो ये बात। जब अर्थ बनी होगी, एटमॉस्फेयर बना होगा, तो ये बने हुए होंगे। इसके बिना तो लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं करती, कुछ भी नहीं एग्जिस्ट करता। O2, H2 और ये सब ना हुए हो तो जितने भी एलिमेंट्री सब्सटेंस स्टैंडर्ड स्टेट में हैं, अपनी स्टैंडर्ड कौन सी है वही आपको बताया जा रहा है, उन सब की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को बाय डिफॉल्ट 0 ले लिया। ये तो लाइफ शुरू होने से पहले बन गए, दे आर ऑलरेडी देयर। इसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में नहीं निकाल सकती, क्योंकि यहीं से चेंज स्टार्ट हुए हैं। ये तो बेयर मिनिमम चीजें थी। इन सब के लिए स्टैंडर्ड स्टेट में एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को 0 लिया गया। सल्फर के 3-4 एलोट्रॉपिक फॉर्म्स होते हैं, सल्फर रोम्बिक, सल्फर मोनोक्लिनिक, ब्लैक सल्फर, अल्फा बीटा सल्फर। फॉस्फोरस के भी कई होते हैं। तो इन सब के धीरे धीरे 2 रह गए हैं, जहां तक मेरे को ध्यान है 3 रह गए हैं। शायद एक आयन भी आएगा, वो डीपीपीस के थ्रू आएगा, तब मैं लिखवाती भी रहूंगी, आपको याद भी दिलाती रहूंगी। तो 2-3 और आने, इन सब की आंख बंद करके आप 0 लोगे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। यहां देखिए क्या है, थोड़ा सा स्पेशल। Br2 लिक्विड, आपको 10 तक बताया गया होगा एक ही नॉन मेटल है जो लिक्विड है, क्योंकि वो स्टैंडर्ड रूम टेम्परेचर, स्टैंडर्ड कंडीशन पे लिक्विड की तरह है। तो उसकी वो फॉर्म ली। Br2 की गैस नहीं ली मैंने, जबकि I2 की क्या ली है? सॉलिड, क्योंकि ये सबलाइम करता है। आपको पढ़ाया गया होगा सबलाइम करने में कैम्फर और 2-3 एग्जांपल ही देके भेजते हैं आप लोगों को 11th क्लास में। कैम्फर देते हैं, एक आयोडीन देते हैं, और कौन सा देते हैं सब्लिमेशन? नेफ्थलीन। नेफ्थलीन देखा है कभी? वॉश बेसिन में यूजुअली आप देखते हैं एक अच्छा, ये डिसइंफेक्टेंट कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, ये बहुत अच्छे से यूज किया जाता है। नेफ्थलीन का सब कुछ हम इस साल पढ़ेंगे जब ऑर्गेनिक स्टार्ट होगी। बट आयोडीन की स्टैंडर्ड स्टेट कौन सी ली है? सॉलिड। ब्रोमीन की कौन सी ली है? लिक्विड। कार्बन की कौन सी ली है? ग्रेफाइट। तो स्टैंडर्ड स्टेट्स में जब भी कोई चीज लिखी होगी किसी क्वेश्चन रिएक्शन में, उसका यूसेज अब डीपीपीज में आना है, उसको आप क्या लोगे? 0। सो ये आपको याद रखना है। फॉस्फोरस का मैंने लिखा नहीं, आई विल वेट फॉर योर इनपुट हेयर। यानी कि बाय नोइंग, अब ये पढ़ा क्यों रहे हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन? ठीक है, हो गया। इसको मैंने यूज कहां करना है? आज नहीं मौका मिलेगा मुझे, अगली क्लासेस से यूज होगा। बाय नोइंग एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दीज, जो भी मेरे पास हैं, हम किसी भी रिएक्शन की एंथैल्पी को भी निकाल सकते हैं। अब तक आपको ना मैंने पूछने दिया, ना मैंने क्वेश्चन उठाया ये एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालते कैसे होंगे। एक कंटेनर में रिएक्शन करा रहे हैं और बाहर कोई मीटर लगा रखा है जो मुझे बताएगा भाई इसका एंथैल्पी चेंज इतना होगा। अभी तक तो हमारे को समझ ही नहीं आया एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कोई निकाल के दे कैसे सकता है। कितनी हीट निकल रही मेरे को दिख नहीं रही, मेरे पास कोई ऐसे डिटेक्टर्स नहीं है जो उस हीट को कंज्यूम करके टेम्परेचर कन्वर्ट करके बताएं। अभी नहीं है, 2-3 दिन में आ जाएगा बॉम्ब कैलोरीमीटर, बट अभी तो नहीं है मेरे पास। तो कैसे एंथैल्पी कोई रिएक्शन की निकाल सकता है? आपका कोई अंदाजा? मैंने एक रिएक्शन किया है, कंबशन ही किया है, चलो एक कागज का टुकड़ा जलाया है, कैसे हिसाब लगता होगा कि इससे कितनी एंथैल्पी निकल रही है? क्या तरीका होता होगा? हीट कितनी निकल रही है, क्या कैलकुलेट करो? वही तो वजन, वो तो बता देगा भी कितना मास वेपर में गया, कितना राख में गया। वो तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के लिए चाहिए। हीट कितनी निकल रही है, इट्स नॉट स्टिल नोन टू यू।
इसका कोई मशीन नहीं आती लगा दिया, इसके फॉर्मूलाज आते हैं जो थोड़े दिन में आपके पास आएंगे। यानी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालने का कोई तो तरीका होता होगा। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालना ही 3 डीपीपीज है आपकी, जो 3 का कंटेंट मैं पढ़ा रही हूं। 1 बाय 1 आज की डीपीपी है डीपीपी 4। ये पहला मेथड है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं। अगली डीपीपी 5 दूसरा मेथड, तीसरी मिलेगी आपको तीसरा मेथड। 3 तरीकों से एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकाली जाती है। ऐसे मुझे क्या पता, मैंने 1 किलो कोयला जला लिया, मुझे नहीं पता उससे हीट कितनी निकली, उसकी इंटरनल एनर्जी मैंने रख रखी, बट आई डोंट नो हाउ टू मेजर, हाउ टू मेक यू एग्री कि भाई इतनी हीट निकलेगी, आप क्यों मानोगे मेरी बात। अब हम उस साइड बढ़ते हैं। यानी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पे इतना टाइम लगाने की वजह थी मेरी आज की डीपीपी। अगर आपको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन सारे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की पता है तो आप एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हो। लाइक एग्जांपल यही लिखा है तो अभी लिखना मत, पहले मैं समझा लूं। किसी भी रिएक्शन की एंथैल्पी आप ऐसे नहीं निकाल सकते रिएक्शन लैब में बीकर में या टेस्ट ट्यूब में हो रहा और 1 मीटर लगाया और वो रीडिंग दे देगा और नोट कर लिया। नो, काश इतना सिंपल होता, चैप्टर ही नहीं था आपके पास। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए ऑफ कोर्स डेल्टा है, मैं बार बार चेंज इन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन नहीं बोल रही। यहां तक जो थर्मो में पहुंचा उसको पता है एग्जैक्ट वैल्यू का, कोई ना मैं निकाल सकती हूँ पॉसिबल ही नहीं, और ना कोई उसका सिग्निफिकेंस है। तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए आपको सिर्फ एक काम करना है, इजीएस्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन। चेंज की जगह मैं सीधे एंथैल्पी बोल रही हूँ, चेंज की वजह से मुझसे फॉर्मेशन छूट रहा है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, दैट्स इट। आपको लैब में जाके बीकर से नहीं निकालना है, निकाल ही नहीं सकते। देयर आर फॉर्मूलाज विच विल गिव यू एग्जैक्ट कि इस रिएक्शन के 1 मोल से इतनी एंथैल्पी निकली। कि गैस सिलेंडर में जो मैंने 1 मोल ब्यूटेन का दिया था वो ऐसे ही दिया था। अब निकलवाऊंगी तुमसे कि 1 मोल ब्यूटेन के कंबशन से कितनी एंथैल्पी रिलीज हुई, निकालो। पूरी आज की डीपीपी इसी बात पे है। तो चेक, मान लीजिए मैंने आपको एक रिएक्शन दिया बैलेंस्ड, लेट्स गो फॉर अ जनरल रिएक्शन। आपको मैं कैलकुलेशन में लाना ही नहीं चाह रही आज, इसलिए मेरा आज का टेस्ट भी XYZ और ABCD पे ही होगा कि आप कैलकुलेशन में फंसो ही नहीं, बेसिक क्लियर हो। तो अगर मैं देखूं यहां पर एक बैलेंस रिएक्शन मुझे मिला हुआ है और इस बैलेंस रिएक्शन में मैंने डिफरेंट साइन यूज करे हैं आपको बताने के लिए कौन सा प्रोडक्ट है कौन सा रिएक्टेंट है। और आपका आज की डीपीपी में इकलौता रोल है, आपको निकालनी है फलाने रिएक्शन की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, सॉरी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। सिंबल है, आर लिखना जरूरी है, तो बहुत अटपटा लग रहा है मुझे बोलने में भी, बट यस, इस रिएक्शन की एंथैल्पी निकालनी है, मतलब एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। फॉर्मूला क्या है, प्रोडक्ट्स की एंथैल्पी ढूंढो, क्वेश्चन में दी होंगी, ऐड करो। उस साइन का मतलब क्या है, सम ऑफ। रिएक्टेंट्स की एंथैल्पी ढूंढो, ऐड करो, दैट इज माय आंसर। सिंपल एल्जेब्रिक सम। लेकिन हम इतने कमाल के हम प्लस माइनस में भी गलती करेंगे, ये भी हम भूल जाएंगे 2 माइनस मिलके क्या होते हैं। बाहर माइनस है अंदर भी माइनस है, बस आपसे आज यही गलती करानी है। तो चेक, अगर मैं कहती हूं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ABCD इज गिवन XYZ एंड W, इस रिएक्शन का मेरे को गेस मत करना, सुनना, इस रिएक्शन का मेरे को एंथैल्पी निकालना है तो मैं क्या करूंगी। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज गिवन बाय सम ऑफ प्रोडक्ट्स एंथैल्पी। अब क्वेश्चन में इन सब की एंथैल्पी दे रखी है रिस्पेक्टिवली, ये रही, कोई चक्कर ही नहीं साइन का भी, यहां मैंने कोई माइनस प्लस साइन भी नहीं दिए तो और आसान कर दिया। हाउ मेनी डी, और दी कितनों की जाती है आपको, अगर यूनिट का अंदाजा हो, पर मोल। ये क्या वैल्यू दी गई होगी, XYZ पर मोल दी गई होगी। यहां कितने मोल हैं, डी मोल्स, कैन बी 1 2 3 वटेवर, कैन बी 1/2। तो मेरे को यहां पर जब सम करना है तो डी मल्टीप्लाइड बाय डी की क्या थी, तो मल्टीप्लाइड ना एक्स लग रहा है तो मैं DW लिख दूं बच्चों, D इंटू W। दूसरा प्रोडक्ट कौन सा है, C की मैंने क्या दे रखी है, Z, तो वो क्या होगा CZ। पहले तो इनको सम करूंगी मैं, फिर प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स को अगर मैंने करना है और अगर मैंने बैलेंसिंग का चक्कर ही ना दिया होता, ये 1 1 दे दिए होते, तो आपने बड़ा इजीली बता देना था W प्लस Z माइनस X प्लस Y। अब X की जगह मुझे क्या लिखना पड़ेगा, A डॉट X और B डॉट Y।
ये होगा। 4 ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन मैच करेगी आपकी, आपको टिक करना होगा आज के टेस्ट में, डीपीपी में, जनरल उसमें। यहां कॉन्सेप्ट बिठाना ज्यादा जरूरी है। प्लस माइनस की गलती वो आपके फोकस पे डिपेंड करती है। सम टाइम अच्छा है तो नहीं करेंगे, बुरा है तो करेंगे। वो प्लस माइनस की गलती आपके उस मोमेंट पे डिसाइड होगी, लेकिन कॉन्सेप्ट को नहीं आप हर्ट होने दीजिए। मैं समझा लूं, क्योंकि इसके बाद तो तड़ातड़ आप नहीं करने हैं, मेरे को कराने ही नहीं पड़ेंगे, क्योंकि इसमें कोई खास ट्विस्ट है नहीं मेरे पास, ये इजीएस्ट है। एक दो करा के मैं डीपीपी 5 और 6 का थ्योरी पढ़ा के रिलीज करूंगी आपको। कैलकुलेट एंथैल्पी ऑफ दिस रिएक्शन। अब सोचो, रिएक्शन भी मैं दे रही हूं आपको, धीरे धीरे रिएक्शन भी आपको एम बनाना पड़ेगा खुद। अभी पहला क्वेश्चन मैंने वो लिया जिसमें एम मैं बना के दे रही हूं। मैंने आपको ये एक रिएक्शन दिया और कहा इसकी एंथैल्पी निकालिए। नीचे क्या दिया क्या नहीं दिया मुझे नहीं पढ़ना चाहिए। पहले मैं सबसे पहले क्या देखूंगी, प्रोडक्ट कितने हैं, 2, मुझे इन दोनों की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन चाहिए। उनको मैं एल्जेब्रिकली ऐड करके फिर रिएक्टेंट्स की दोनों की चाहिए। लेकिन जैसे ही मैं देखती हूँ दे तो 3 की रखी है, बस वहीं खत्म काम। 2 वेरिएबल कैसे निकालू? एक तो आप मेरे को कह रहे हो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालो, पहले मैं इन दोनों की एंथैल्पी को ऐड करूंगी, उसमें से इन दोनों की एंथैल्पी का एडिशन सब्ट्रैक्ट करूंगी। बट ये मेरे को नहीं दे रखा, देंगे भी नहीं। क्यों? क्योंकि इसकी क्या होती है, जीरो। फाइंड फॉर जीरोज फर्स्ट। मैंने लास्ट भी जब थर्मोडायनेमिक्स कराया, थर्मोकेमिस्ट्री से पहले, आपको हमेशा कहा फाइंड फॉर जीरोज। एडियाबैटिक में क्यू जीरो कर दो। जहां आपका कांस्टेंट वॉल्यूम है आइसोकोरिक, वहां पी डेल्टा वी का डेल्टा वी जीरो कर दो, वर्क डन जीरो। फाइंड फॉर जीरोज फर्स्ट, बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। तो H2 की तो मेरे को चाहिए ही नहीं, वो तो मेरे से एक्सपेक्टेड है कि मैं जीरो पुट करूं। तो अब अगर मेरे को करना है तो एक और चेक मैं करूंगी, कहीं ऐसा ना हो कि ये बैलेंस्ड ही ना हो। आपको पता है बैलेंसिंग की जरूरत, मेरे को मल्टीप्लाई करना है उसको। तो एक चेक मैं मारूंगी भी, बैलेंस्ड होना चाहिए, बैलेंस्ड है। अब अगर मेरे को ये निकालना है तो एंथैल्पी ऑफ, अगर ना हो बैलेंस तो करिएगा। अरे यार, ये मेरी हर साल की गलती है, आई एम सो सॉरी। बैलेंस्ड है, ठीक है। चलिए अब मेरे साथ करवाइए। प्रोडक्ट्स में क्या है, सीओ, एक ही है सीओ। तो देखना सीओ की कितनी दे रखी है, -113.3। और दूसरा प्रोडक्ट क्या है, वाटर। वाटर की क्या दे रखी है, -241.8। यूनिट्स आर सेम, आई चेक्ड, सो आई एम मूविंग अहेड। तो मेरे पास यहां पर प्रोडक्ट्स के टोटल एंथैल्पीज या एंथैल्पीज का एल्जेब्रिक सम ये आ गया। तो मैं यहां अपने लिए भी लिख सकती हूं कि भाई ये तो सिर्फ प्रोडक्ट्स की थी, माइनस अब रिएक्टेंट्स की, एक तो जीरो ही है। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड की क्या दे रखी है, -393.5। अब डिपेंड ये करता है आपको ये आता है कि नहीं करना, बिना गलती किए। आई एम वेटिंग, दीजिएगा आंसर। ये स्कूल पेपर का सबसे पॉपुलर क्वेश्चन है। अब सबसे पहले गिवन करो बच्चों, एम नहीं, पहले गिवन लिखो। एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ इथाइल अल्कोहल आपको गिवन है। इट मींस व्हाट, रिएक्शन कौन सा है, कंबशन। C2H5OH प्लस O2, कंबशन से क्या बनेगा, CO2 प्लस H2O। चेक बैलेंसिंग। और उसके बाद इस रिएक्शन की आपको एंथैल्पी दे रखी है, दैट इज माइनस। अब मैं माइनस लिख रही हूं क्योंकि मैं लास्ट क्लास में बता चुकी हूं, कंबशन के लिए डोंट एक्सपेक्ट कि साइन दिया जाएगा, रेदर एक्सपेक्ट साइन कभी नहीं दिया जाएगा। तुम्हारा आंसर एक माइनस से कितना गड़बड़ हो सकता है तुम पिछले क्वेश्चन में देखा है। क्यों दे, जब हम पढ़ा चुके हैं एंथैल्पी ऑफ कंबशन हमेशा रिलीज होती है। तो गिवन पहली चीज है ये, इस रिएक्शन में ये इंफॉर्मेशन है। अब सोचो निकालना क्या है, क्यों नैनिका, क्या निकालना है मेरे को इस क्वेश्चन में, व्हाट इज माय टारगेट, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल। इथेनॉल को इथाइल अल्कोहल भी कहते हैं। मुझे पता है एंथैल्पी ऑफ दिस रिएक्शन, रिएक्शन को मैं कंबशन कह सकती हूँ, ये रिएक्शन कंबशन ही है। तो आप इसके आगे कंबशन लिखो या रिएक्शन लिखो, फर्क तो कोई नहीं पड़ रहा। इस रिएक्शन की एंथैल्पी क्या होगी, जो लिख रहे हैं सुन लें, अगर नहीं आया और अगर आ गया तो करते रहें। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दिस प्लस दिस माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दिस प्लस दिस, और पूछी क्या है, इसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। डू इट एंड गिव मी द आंसर। समझ आया बानी क्या बोला मैंने, थोड़ा तेज बोला।
इस रिएक्शन की एंथैल्पी क्या होगी? ठीक है, ये रिएक्शन कंबशन है, आपको बता चुकी कंबशन है, तो मैं उसको कंबशन भी लिख सकती हूँ, बट आई कैन नॉट फॉरगेट कि ये एक रिएक्शन भी है। इसकी गिवन है मेरे को क्वेश्चन में, किसी भी रिएक्शन की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, मतलब किसी भी रिएक्शन की एंथैल्पी क्या होती है? प्रोडक्ट्स दिस, इन दोनों की यहां पुट होगी, दे रखी है क्वेश्चन में। अब इसमें प्लस में दिए तो मैं प्लस में ही पुट करूंगी, ये तो कोई वैसी वाली चीज नहीं है। रिएक्टेंट्स में इसकी 0 होती है, इसकी पुट करूंगी, दे रखी है नहीं, यही पूछी है। जब मेरे को क्वेश्चन में ये दे रखा है दिस, तो एक चीज तो पूछ सकते हैं, पूरा प्रॉपर पुट करके करिएगा, ये एक टेक्स्ट बुक क्वेश्चन मान लीजिए, कि आगे से आपको पता रहे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन और एंथैल्पी ऑफ कंबशन एक ही बात थी। ध्यान दीजिएगा, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के साइन के बारे में हमने कोई कमिटमेंट नहीं किया है कि ये हमेशा प्लस होगा या हमेशा माइनस होगा, मैंने कोई कमिटमेंट नहीं किया। पिछले क्वेश्चन में देखिए मैंने कुछ माइनस में वैल्यूज दी हैं, एक सेकेंड, -1380, ये है -1380.6। मैंने आंसर तो दे ही दोगे यार, प्लस माइनस में दिक्कत नहीं। यहां पर आया 2, चेक, वाटर के आगे 3, ओके। अब फिर ऑक्सीजन के आगे भी कुछ करना पड़ेगा, 7/2 या 3, कहानी बदल जाएगी, यहाँ कहानी बदल जाएगी, बदलो जी यहाँ की कहानी, 681 नहीं होगा। 2 इंटू कार्बन डाइऑक्साइड का कितना दे रखा है मैंने, 394.5। पर जो आप मेरे को वैल्यू दे रहे थे वो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की दे रहे थे, ना कि कंबशन की। कंबशन की तो नेगेटिव में है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पॉजिटिव में आ रही है, इट्स ओके। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नेगेटिव में आ रही है, इट्स ओके। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 भी होती है, बहुतों की, सारे स्टैंडर्ड एलिमेंटल स्टेट्स की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 होती है। क्या एंथैल्पी ऑफ कंबशन कभी 0 हो सकती है? नेवर, वो हमेशा नेगेटिव होगी। कंबशन नहीं है अगर एंथैल्पी 0 है तो। यहां तक क्लियर सबको? ये इधर जाएगा, माइनस पहले से ही है, ये भी माइनस जाएगा, तो वो उसका कहना है कि दोनों माइनस में तो ऐड होगा, तो इतनी छोटी वैल्यू कैसे आ सकती है? मैम एक चीज पूछनी थी। एक सेकंड देना मायरा, यहाँ भी जबरदस्त कंफ्यूजन है लोगों को। मतलब ये है, यहाँ पे मुद्दा ये है, मैंने केमिस्ट्री की वैल्यूज पुट करके प्लस माइनस तुम पे छोड़ा है, मैं बिल्कुल नहीं घुसना चाह रही उसमें। ये छोड़ दो तुम लोगों से, मैंने अभी फाइनली, इसको तो भूल जाओ, ये तो बिल्कुल सही कह रहे हो। मैंने आपको जब बैलेंसिंग के बाद सारा क्लोज करने के बाद पूछा भाई आंसर बताओ, आप लोगों ने कहा 268, मैंने लिख दिया 268। अभी भी किसी को प्लस माइनस में इशू है, पहले सॉर्ट करो, मैं आगे क्या जाऊं। करो यार, बिल्कुल सही कहे थे मायरा, आई थिंक आपका भी यही था कि कुछ 3000 समथिंग आ रहा है। यस मैम। चलो अब पहले इत्मीनान से इसको ठीक करो, काफी कुछ आ गया अकल एक अकेले क्वेश्चन में हम। गुड, आ गई, आगे चल सकते हैं। समीर आ गया आंसर 3000 समथिंग। तो अगले क्वेश्चन में भी आंसर के लिए मैं आप पे डिपेंड करूंगी, भाई प्लस माइनस खुद करना, मल्टीप्लाई भी खुद करना, मैं सिर्फ फॉर्मूले तक। चलो जी, इसमें सब कुछ आप करो। ये कर लिया मतलब आपने डीपीपी 2, 3, 4 तीनों का एक्सट्रैक्ट दे दिया मेरे को। 3 डीपीपी कराने का पर्पस ये क्वेश्चन कराना है। थोड़ा सा टाइम लूंगी मैं इसके लिए, अभी सबको करने दीजिए ताकि पता तो लगे तुम लोग कहाँ गलत हो रही होगी, ब्लंडर हो रहा होगा कुछ। हाँ जी, इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पूरा लिखा नहीं है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी दे नहीं, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ OF2 भी दे रखा है, H2O भी दे रखा है, HF भी दे रखा है, यहाँ तो सारा सामान दे रखा है। तो पहले तो मेरे स्टूडेंट्स मेरे को जरा डेल्टा HR अविद देना, -310 किलो जूल पर मोल आ रही है, या किलो जूल आ रही है, सॉरी, रिएक्शन के लिए पर मोल नहीं यूज करती, ये आ रही है। पहले तो सभी लोग इसको चेक करिए, आई होप सबको पता है। इसकी 0 पुट करेंगे, इसकी जो वैल्यू दे रखी है उसको 2 से मल्टीप्लाई जरूर करेंगे, और इधर तो 1 1 है, यहाँ आ गया ये। अब डेल्टा H तो आ गया, पूछा क्या है,
डेल्टा यू। अब थोड़ी समस्या आएगी, आ सकती है। वो फॉर्मूला याद दिलाइए, डेल्टा एच और डेल्टा यू वाला। डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू। अब इस क्वेश्चन में खोजो टेम्परेचर दे रखा है, वो कर दोगे पुट। आर सोचते हैं क्या पुट करेंगे आप, किलो जूल में है सारी वैल्यूज, चेक करो। तो आर क्या पुट करोगे, 8.3 इंटू 10 की पावर -3 डेल्टा एन जी। फिजिकल स्टेट क्वेश्चन में दे रखी है, मैंने यहां नहीं दी है। तो डेल्टा एन जी कितना आ रहा है, 3 - 2 दैट इज +1। तो डेल्टा एन जी क्या होगा इसमें, +1। अब पूरा सॉल्व करना आपका काम। ये एक अकेला क्वेश्चन डीबीबी 2 भी ले गया, 3 भी ले गया, 4 भी ले गया। जितना अब तक आपको अच्छा अच्छा आ रहा था, अब उसको हम खराब करने पे आते हैं। इसमें यहां थोड़ी दिक्कत आएगी, ठीक ठाक। अच्छा, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड जब कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो जाए, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस। अब इसको मैं ऐसे नहीं कह सकती, या कई तरीकों से कहूंगी। खैर, अभी तक मैं क्या कह रही थी, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, किसी चीज का एक मोल पूरी तरह बने अपने स्टैंडर्ड एलिमेंटल स्टेट से। एंथैल्पी ऑफ कंबशन में मैं क्या कह रही थी, किसी भी फ्यूल का एक मोल कंप्लीटली कंबस्ट हो तो क्या। यहां पर मेरे को दोनों के मोल स्पेसिफाई करने पड़ेंगे। क्यों, वही आज के क्वेश्चंस में पता चलेगा। 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड, आपने 1 ग्राम इक्विवेलेंट एसिड लेना है, ना कि 1 मोल। क्या फर्क आएगा, उसी पे ये पूरी 2-3 स्लाइड्स हैं कि मैंने 1 मोल ले लिया तो क्या गड़बड़ आएगी, पहले वो भी तो समझाओ। तो पहले डेफिनेशन, फिर वो भी समझाएंगे। 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड, अब ये ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकलता है, मुझे वो भी सोचना पड़ेगा। लेकिन एसिड का 1 ग्राम इक्विवेलेंट जब बेस के 1 ग्राम इक्विवेलेंट से पूरी तरह रिएक्ट कर जाता है, उसमें जो एंथैल्पी रिलीज होती है उसे कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑलवेज रिलीज्ड, ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ लास्ट क्लास में, वो नेगेटिव ही होती है। तो थोड़ी देर पहले ग्राम इक्विवेलेंट को याद करते हैं और उसके बाद बताऊंगी 1 मोल क्यों नहीं बोला, अभी से नहीं। तो कहीं से मेरे को शुरुआत करनी है, दिस इज राइट वे। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड सुनते ही मेरे दिमाग में आना चाहिए नॉर्मेलिटी, क्योंकि एक ही जगह ये टर्म यूज होती है। तो नॉर्मेलिटी अगर मैं याद करूं तो क्या है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर्स। तो कितने ग्राम इक्विवेलेंट है वो कैसे निकलेगा, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम। तो जो भी एसिड दिया होगा उसकी नॉर्मेलिटी दी होगी, उसका वॉल्यूम दिया होगा, वो आपको क्या देता है, नंबर ऑफ मोल्स नहीं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। यही वो क्वेश्चन है जो एनएसटी के मैंने छुड़वा रखे हैं अभी तक, जहां NEQ लिखा होगा। मैंने टच नहीं करनी थी, क्योंकि पहले मैं टाइट्रेशन कराऊं, पहले मैं आपको लैब में लेके जाऊं, उसके बाद आप वो क्वेश्चन करें लैब में यहीं पे। अदरवाइज लैब में नहीं, मैं बिल्कुल आपको लैब में लेके जाऊंगी ऐसे जैसे आप सच में लैब में। आई टीच यू इन अ वे विद ऑल द पॉसिबल थिंग्स कि आपको लैब में जाए बिना टाइट्रेशन इस तरह से आए कि जैसे आप खुद खड़े होके कर रहे हैं। उस दिन आपको क्वेश्चंस करेंगे, मैं ही दूंगी डीपीपी उन क्वेश्चंस की। सो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब समझ आ गया कैसे निकालना है। अभी मुझको नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम दिया होगा एसिड का, तो मैंने AA लिख दिया। बेस का भी दे रखा होगा, मैंने BB लिख दिया। और मेरे से पूछा होगा कितनी एंथैल्पी रिलीज होगी, पहले मेरे को ये पता होगा कितना एसिड न्यूट्रलाइज हुआ है, तब मैं आंसर दे पाऊंगी, या कितना बेस। तो Na और Va, NB और VB का मतलब क्या है, A माने एसिड, B माने बेस। इन दोनों का जितने इक्विवेलेंट इसके हैं उतने ही इक्विवेलेंट बेस के हुए होंगे, तभी न्यूट्रलाइजेशन कंप्लीट हुआ होगा। न्यूट्रलाइजेशन कंप्लीट होने का क्या मतलब है, आप बच्चे क्या जानते हो एसिड और बेस के नाम पे, सिर्फ एक चीज, H+ जो दे वो एसिड, OH- जो दे वो बेस। मैंने H+ दे दिए टेस्ट ट्यूब में 10 और OH- दिए मैंने 9, क्या कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होगा, नहीं। कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन का मतलब है दोनों के नंबर बराबर हो। दोनों का नंबर मतलब दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट्स बराबर हो, मोल्स नहीं। गड़बड़ होएगी मोल्स में, आई बी कमिंग टू दैट। सो सबसे पहले न्यूट्रलाइजेशन की शुरुआत यहां से इसलिए की कि आपकी शुरुआत में नॉर्मेलिटी आए। मोलैरिटी यूज करोगे मतलब गड्ढे में गिरने वाली बात है, तो कैसे सही आ जाएगा आंसर, कंफर्म्ड सही नहीं आएगा। तो ये बात अब मैं समझना चाहूं तो आगे चलते हैं। पहले तो कोई मेरे को समझाए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैसे होता है, क्या होता है, मैं उसको पहचानूं कैसे, क्योंकि मेरे को एसिड बेस ही नहीं पता।
कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस, कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड, mark my words, I'm using strong, I'm not using weak, because weak you do not know. क्या कोई मेरे को वीक एसिड का एग्जांपल दे सकता है? फॉर्मूला बोलना, MgOH होल ट्वाइस, बिल्कुल सही, चेक करेंगे फिर भी इसको हम, थोड़ा सा गड़बड़ है इसमें बट है जी, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो वीक एसिड और वीक बेसिस, जस्ट वेट फॉर वन चैप्टर, तब आएगा आपको पूरा 2 से 3 कॉन्सेप्ट आने हैं, आरिनियस, ब्रॉन्स्टेड लॉरी एंड लोइस। ये तीनों आके बताएंगे किसको एसिड कहते हैं, किसको बेस कहते हैं। जैसे VBT और MOT ने सारे सवालों के जवाब दिए, वैसे तीनों मिलके जवाब देंगे विच इज एसिड, विच इज नॉट एसिड, राइट, और एनीथिंग। स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड जब आप रिएक्ट कराओगे, उससे क्या बनेगा? वाटर और सॉल्ट। बच्चों वीक से भी यही बनेगा, बट जब तक हम इस टॉपिक में न्यूट्रलाइजेशन में, वी आर नॉट डीलिंग विद वीक एसिड एंड वीक बेस। क्वेश्चन में क्या आएगा बाद की बात है, इसीलिए मैंने स्ट्रॉन्ग लिखा है। इट डज नॉट मीन कि वीक में ये नहीं बनता, मेरा टॉपिक डील्स विद स्ट्रॉन्ग, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड मिलके, जैसे कि ये रहे एग्जांपल्स, राइट, ये दोनों जब एक दूसरे को कंप्लीट न्यूट्रलाइज करते हैं, तब जाके जो वाटर और सॉल्ट के साथ एक ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है, उसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। ये है एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। तो आप ये देखिए, मैंने एग्जांपल्स, या आपने भी मेरे को एक, अगर अनंत के एग्जांपल को छोड़ दूं तो बाकी सब ने जो मेरे को एग्जांपल दिए या सोचे वो यही थे, NaOH से एक ही OH निकलता है, HCl से एक ही H निकलता है। क्यों एक इक्विवेलेंट बोलना, दोनों का एक एक मोल भी तो बोल सकती थी, आंसर तो भी सेम होता। इसमें भी एक ही OH निकलता है, इसमें भी एक ही H निकलता है। मैंने H2SO4 नहीं निकला लिखा, वहीं से गड़बड़ होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि वहां 2 प्रोटॉन निकलते हैं एक से, वहीं से गड़बड़ होनी शुरू हो जाएगी। इसीलिए मोलैरिटी लिया तो आपका आंसर तुक्के से सही आएगा, नॉर्मेलिटी लिया तो आपका आंसर 100% सही आएगा कंफर्मेशन से। सो पहले तो न्यूट्रलाइजेशन का मतलब समझिए, ये आपको क्लास 10th ने बता के भेजा है, सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है। यानी अगर ध्यान से देखा जाए न्यूट्रलाइजेशन, एसिड आपकी नॉलेज से देखा जाए, एसिड है H+, बेस है OH-, और सॉल्ट तो जो बन रहा है, एक्चुअली में देखा जाए तो न्यूट्रलाइजेशन का मतलब तो यही है। न्यूट्रलाइजेशन का मतलब है, क्योंकि एसिड एसिड क्यों है? H+ की वजह से। बेस बेस क्यों है? OH- की वजह से। दोनों रिएक्ट करके वाटर बना रहे हैं। न्यूट्रलाइजेशन का असली मतलब तो ये सॉल्ट वॉल्ट तो फॉर्मेलिटी है। यही बात मैंने इसके नीचे फिर लिखी हुई है, वो आपको दिखाऊं। एक्चुअली अगर देखूं, एसिड में से जो प्रोटॉन निकल रहा है, बेस में से जो OH- निकल रहा है, उन दोनों की वजह से जो वाटर बन रहा है, वही न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। तो न्यूट्रलाइजेशन में निकलने वाली जो एनर्जी है वो इसकी वजह से है। बाकी जो इसके साथ दूसरी चीजें थी वो तो सॉल्ट बना रही है, उनका कोई रोल नहीं है। माय क्वेश्चन, क्या मैं इसको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर कह सकती हूँ? एलिमेंटल फॉर्म से नहीं बन रहे, H2+O2 होता और हाफ O2 होता तो मैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहती, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ही है किसी भी एसिड बेस की ये। और जब तुम एसिड ले आओ 50 तरह के एसिड उठा लाइए, 50 तरह के बेस उठा लाइए, उनसे क्या निकलने वाला है? यही निकलने वाला है, इन्हीं दोनों ने मिलना है। तो इसका मतलब कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड उठा के लाओ, कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस उठा के लाओ, मिलना तो इन्हीं दोनों ने है। तो फिर एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की तो फिक्स्ड वैल्यू होनी चाहिए। चालान ऐसे लोगों का होना चाहिए, ये चालान करते हैं दूसरी हरकतों पे। गई भाई, ये बिल्डिंग तो गई आज। आज कुछ है क्या, कोई त्योहार है क्या आज? गणपति विसर्जन भी कल हो गया ना, फाइनल। खुद ही विसर्जित होने जा रहे हैं ये, और कुछ नहीं। कर्म तो ऐसे ही है। हाय हाय, सारी बिल्डिंग हिल गई है हमारी। चलो, जब H+ और OH- सेम ही है हर एसिड बेस में, तो हर एसिड बेस की न्यूट्रलाइजेशन की वैल्यू भी फिक्स होनी चाहिए। व्हाई? बिकॉज एंथैल्पी इज अ स्टेट फंक्शन। इनिशियल स्टेट भी सेम है और फाइनल स्टेट भी सेम है। हाउ कैन वी चेंज द वैल्यू? वी कैन नॉट। तो जब एंथैल्पी चेंज हो ही इन दो चीजों की वजह से रहा है, इन दोनों ने मिलकर वाटर बनाना है, हर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में न्यूट्रलाइजेशन की वजह ये है। इट मींस सबकी एंथैल्पी भी, क्योंकि मैं तो एंथैल्पी को स्टेट फंक्शन लेके बैठी हूं,
बिल्कुल सही। और हमने जब चेक किया वी केम विक्टोरियस, करेक्ट, यस। तो जो भी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में एक H प्लस एक OH माइनस के साथ रिएक्ट करेगा, एक एक मोल, बट एक एक मोल की जगह मुझे क्या यूज करना चाहिए, 1 ग्राम इक्विवेलेंट। दोनों का 1 ग्राम इक्विवेलेंट अगर होगा तो कितनी एंथैल्पी रिलीज होगी, दिख गया। अगर दोनों के 2-2 ग्राम इक्विवेलेंट होंगे तो डबल, 3-3 ग्राम इक्विवेलेंट होंगे तो ट्रिपल, आधे आधे होंगे तो हाफ। ये कर लेंगे हम, चलिए नोट नहीं कर रहे अभी हम, इसको समझ के फिर नोट करेंगे। अब अपनी गट फीलिंग पे आना, थोड़ा सा जो मैंने लिखा है उसे इग्नोर करना, मुझे देखना मैं वहां तक पहुंचा पाई कि नहीं जहां आपको पहुंचना था। KOH, इससे कितने OH निकलने आपको पता है, लेकिन ये मैंने कितना ले लिया, एक्सेस, जितने चाहे यूज करो, KOH जितना चाहे यूज करो। H2SO4, इससे कितने प्रोटॉन्स निकलेंगे, मुझे इस रिएक्शन की इंथैल्पी चाहिए, डबल बोल दो, नोट करिए इसको। अगर ये समझ नहीं आया तो मैं दोबारा इसको, समझ आया हो या ना आया हो, अगली स्लाइड पे इसी को इलेबोरेट किया है। इस एक्सेस वाले कॉन्सेप्ट को आप साथ साथ सुनिए। KOH की एक्सेस का मतलब है आप जितना चाहे इस्तेमाल कर लो, मैंने बैलेंसिंग करके नहीं दी, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट, मैंने नीचे लिख दिया एक्सेस, कितना अमाउंट भी आप इसका यूज कर सकते हैं। लेकिन जिसके नीचे एक्सेस नहीं लिखी उसका मतलब आप इसका तो एक ही इस्तेमाल कर रहे हो, H2SO4। H2SO4 से कितने प्रोटॉन रिलीज होंगे, 2 प्रोटॉन। अगर मैंने यहां पर एक्सेस लिखा है इसका मतलब इसके 2 प्रोटॉन के लिए कितने OH चाहिए, 2, ये मांग लेगा। तो जब 2 प्रोटॉन 2 OH को न्यूट्रलाइज करेंगे तो एंथैल्पी रिलीज्ड विल बी 57.1 into 2। मेरा अब क्वेश्चन है आपसे, आप लोग जो लोग नोट कर चुके या कर भी रहे हैं, अगर मैंने यहां एक्सेस ना लिखा होता तो क्या जवाब देते, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होती नहीं है तो ऑप्शन ही नहीं है, वैल्यू चाहिए। हाँ जी, इधर से कुछ आ रहा था, चेतन से आ रहा था। 57.1। भाई अगर यहां पर मैंने एक्सेस ना दिया होता तो क्या होता, यहां पर 1, मुझे पता है कितने OH रिलीज होते इससे, 1, इससे कितने H रिलीज होते, 2। क्यों शाइला, ठीक है कंप्लीट नहीं होता बट एटलीस्ट एक तो हो जाता न्यूट्रलाइज, एक इक्विवेलेंट, एक मोल, अभी तो जो भी कह लो, मैं तो बच रही हूँ उस शब्द से अभी। ये तो पूरा एक लिमिटिंग रिएजेंट तो है ना, आप उससे डिसाइड करोगे। इसका एक इक्विवेलेंट, प्रोटॉन के एक इक्विवेलेंट को यूज करके न्यूट्रलाइज हो जाता और आंसर आता 57.1 किलो जूल पर मोल। एक्सिस से आंसर बदल गया, एक्सिस हटाते ही आंसर कुछ और हो गया और एक्सिस के साथ कुछ और। पहले तो इतना मैं उम्मीद कर रही हूं हमें समझ आ गया, लेकिन टू गेट गुड क्लैरिटी अब बहुत सारे क्वेश्चन है आपके पास। चेक, इसका आंसर दीजिए मुझे, सब कर रखा है, सजा रखा है, आपकी सिर्फ प्रैक्टिस है। 57.1 होगा। और जब आप थोड़ा सा और आगे पढ़ेंगे आपको दिखेगा, या हम यूज करेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी इसकी वैल्यू आएगी, कैलोरीज में तो नहीं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, वो भी मैं लिखवा दूंगी। खैर पहले मुझे सभी लोग बताइए जो सामने मैंने लिखा है, हाफ H2SO4 और 1 KOH, दिख रहा है सबको क्या क्या आया इसमें? तो इसका आंसर कितना होगा अगेन, -57.1, जो भी आपके पास वैल्यू आपको मैंने रटाई। राइट, यहां तक क्लियर? कोई बताए कुछ गड़बड़ है इसमें? तो ये अब एक स्पेशल केस है, मैं स्पेशल केस पे आऊं क्या उससे पहले ये मान लूं सबको आ गया ये। अब स्पेशल केस सुनना पड़ेगा, उसके बाद ही आएगा, उससे पहले तो आ नहीं सकता। तो इस चैप्टर में आपको न्यूट्रलाइजेशन का असली मतलब करा के, ग्राम इक्विवेलेंट्स की प्रैक्टिस करा के, तो रिडॉक्स में जब एसिड बेस टाइट्रेशन और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट टाइट्रेशन आएगा तब मैं आपको इसका वो पार्ट कराऊंगी। बट अभी जरा ये देखिए स्पेशल केस क्या है। HF HCl जैसा है, जब HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है तो HF भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, राइट? मान के चल रहे हैं, ठीक है भाई। HF में एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन सरप्राइजिंगली ज्यादा रिलीज हो गई। अभी तो मैं कह रही हूं न्यूट्रलाइजेशन का मतलब है तुम दुनिया जहान का कोई भी एसिड उठा लाओ वो यही रिलीज कर रहा है, अभी जिनको तुम एसिड जानते हो उन्हीं की बात कर रहे हैं, और कोई भी बेस ले आओ वो यही कर रहा है। तो सबकी एंथैल्पी सेम होनी चाहिए क्योंकि इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है, राइट? लेकिन एंथैल्पी के बारे में और क्या क्या पढ़ते थे हम, ये स्टेट फंक्शन है, ये एक्सटेंसिव है,
और कुछ पढ़ते थे? एनीवेज अब पढ़ लेंगे। HF इज स्पेशल केस। क्यों है HF स्पेशल केस? इसकी एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन में कुछ बात बदल गई। ये -57 से ज्यादा रिलीज हुआ है। कुछ तो इसमें ऐसा हुआ है जिसकी वजह से एनर्जी ज्यादा रिलीज हुई है, वो कुछ मुझे ढूंढना है और आपको याद कराना है। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इसकी ज्यादा इसीलिए है क्योंकि जो F नेगेटिव बनता है ना, इसमें F नेगेटिव तो बनेगा। क्यों बनेगा F नेगेटिव, एक बार वो भी दिखा देती हूं। अगर आपका जाना पहचाना न्यूट्रलाइजेशन में लूं, जो कि है HCl प्लस NaOH, जो कि जनरल केस है, उसमें आप देखते हो बनता है NaCl प्लस H2O। वाटर है, एक्वस मीडियम है, वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है जो इसके अंदर मौजूद है। अच्छा, सॉल्ट का क्या होता है वाटर की प्रेजेंस में? इट डिसोसिएट। ऑल सॉल्ट्स हैव सिंगल टेंडेंसी। वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इतना ताकतवर होता है कि ये NaCl जैसे सॉल्ट को भी डिसॉल्व कर देता है, जो गर्म तवे पे मेल्ट नहीं होता। NaCl में अपने नॉर्मल लैब्स में मेल्ट नहीं कर सकती, पॉसिबल ही नहीं है मेल्ट करना, ये उसको भी डिसॉल्व कर देता है। इसका क्या मतलब है? वाटर के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, उसके डायपोल मोमेंट में इतनी ताकत है कि वो हर आयोनिक सॉल्ट को डिसॉल्व कर लेगा। डिसॉल्व करने का क्या मतलब है? ये अलग अलग रहेंगे। ये NaCl तो अभी कुछ दिन की बात है, आने दीजिए एसिड बेस, तब आप NaCl इकट्ठा कभी नहीं लिखोगे, हम लिखने नहीं देंगे। तब आप कैसे लिखोगे, आपकी मजबूरी हो जाएगी, क्योंकि NaCl का मतलब तो तुम लोग सॉलिड ले लेते हो, और अब तुमको पता है यहाँ फिजिकल स्टेट से तो एंथैल्पी की वैल्यू बदल रही है, आपने देख ही लिया लास्ट क्लास में। मेरे को यहाँ पे क्या लिखना, धीरे धीरे लाना पड़ेगा, अलग अलग आयंस करने पड़ेंगे। वाटर है इसलिए मैं उसके साथ ब्रैकेट में AQ नहीं लिख रही, एक्वस। ये दोनों टूट के रहेंगे। अब दूसरा सवाल आता है Na प्लस और Cl माइनस, कोई कैटायन एनायन पॉसिबल नहीं है एग्जिस्ट कर जाए। चार्ज स्पीशीज, चार्ज स्पीशीज फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड बनी होंगी तो बनी होंगी। ये सब कुछ जो जा रहा है ये NCERT से बाहर है बच्चों, बट आपकी नॉलेज के लिए आप चाहे सुन सकते हैं, अदरवाइज अपनी DPP के 2-3 क्वेश्चन निपटा लीजिए, जो लोग भी NCERT वाले हैं। सो Na प्लस और Cl माइनस फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए एग्जिस्ट तो कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं। तो रिएक्शन वापस लौट जाएगा? नहीं, ये तो हो रहा है, तुम्हारे सामने हो रहा है। Who is stabilizing Na plus और Cl minus? My point is Na plus और Cl minus को कौन सी चीज प्रोटेक्ट किए हुए है? वापस जुड़ने, मतलब ये तो या तो वापस लौटे या ये जुड़े, जुड़ तो रहा नहीं है। Which thing is making them separated possible? Water। अगली एंथैल्पी वही है जो आज टाइम मिला तो पहुंचूंगी। वाटर आके क्या करता है, Na प्लस को घेर लेता है अपने नेगेटिव एंड से, कि तू चिंता ना कर Na प्लस, तेरे प्लस चार्ज के लिए आई एम यूजिंग माई पार्शियल नेगेटिव चार्ज जो ऑक्सीजन पे बहुत तगड़ा है। आई एम प्रोटेक्टिंग योर पॉजिटिव चार्ज एंड एनायन माइनस आई एम प्रोटेक्टिंग योर नेगेटिव चार्ज। यानी वाटर क्या कर रहा है, सोडियम को आके घेर के रोक रहा है। ऐसे ही वाटर क्या कर रहा है, क्लोराइड को आके अपने पॉजिटिव एंड से घेर रहा है कि तुम टिके रहो। और ये इतना तगड़ा टिका लेता है, नमक एक बार पानी में चला जाए आप वापस नहीं ला सकते, आपको लंबा चौड़ा वो इवेपोरेशन और वो सारा प्रोसेस करना होगा, आप इजीली वापस नहीं ला सकते। वाटर की कैपेबिलिटी है, तो वाटर की इस कैपेबिलिटी को क्या नाम देते हैं, नेक्स्ट स्लाइड्स है, मैं अभी वो नाम नहीं ले रही। तो भाई HCl में तो ये हो रहा था, तो HF में भी यही होना चाहिए था। मुझे मेरी क्लास बताए HF और NaOH, इन दोनों में मेरा क्वेश्चन देखिएगा जो मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ। क्लोराइड और फ्लोराइड, फर्क तो यही है, इसी ने आके कुछ पक्का काम किया है, बाकी तो कोई चीज मुझे डिफरेंट ही नहीं मिल रही है। HF में जो चीज डिफरेंट है, कुछ ना कुछ तो उसने लोचा किया कि F नेगेटिव डिफरेंट था इसमें। इन दोनों में से साइज किसका छोटा? जितना छोटा साइज उतने चार्ज की लोकलाइजेशन ज्यादा, डेंसिटी ज्यादा। एक छोटा सा फ्लोरीन अपने पे नेगेटिव चार्ज लिए हुए, एक बड़ा सा क्लोरीन अपने पे नेगेटिव चार्ज लिए हुए, कहां पर चार्ज ज्यादा लोकलाइज, ज्यादा इकट्ठा है? फ्लोरीन पे। इसको मैं चार्ज डेंसिटी बोल सकती हूँ। थोड़ा थोड़ा पीरियोडिसिटी याद आ रहा होगा, चार्ज डेंसिटी फ्लोराइड की बहुत ज्यादा है। इसीलिए फ्लोराइड जब बनता है, उसको जब वाटर घेरता है, वाटर किसी चीज को घेरता है तो उस प्रोसेस को कहते हैं हाइड्रेशन, जो वर्ड में भी लेना नहीं चाह रही, अगली एंथैल्पी वही है।
वाटर जब फ्लोराइड को घेरने आता है ना, उसको कहते हैं हाइड्रेशन। इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो। छोटा सा फ्लोराइड नेगेटिव चार्ज और वाटर आ गया अपने पार्शियल पॉजिटिव एंड से, इतनी एनर्जी रिलीज करता है वो कि वो -57 रिलीज होने वाली में एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूट कर देता है। कि तुम्हारी एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन तो अभी भी क्या थी, -57, ये स्टेट फंक्शन ही है। लेकिन जो तुम्हारा प्रोडक्ट बना ना, उस प्रोडक्ट ने एक रिएक्शन साथ में और चालू कर दिया। यहां जो चालू नहीं हुआ, फ्लोराइड हैवी हाइड्रेट हो जाता है, ज्यादा वाटर को अट्रैक्ट कर लेता है और ज्यादा एनर्जी रिलीज कर देता है, जिसकी वजह से 57 में थोड़ा सा अमाउंट और एडअप हो गया, लगभग 11 किलो जूल के आसपास, और मुझे 68 किलो जूल एनर्जी मिली। ये हाइड्रेशन का लंबा चौड़ा फिनोमेना ही अगली स्लाइड्स पे मिलेगा। तो स्पेशल केस में आपको ये स्टेटमेंट आना चाहिए, स्पेशल केसेस आउट ऑफ योर एनसीईआरटी, ये एनसीईआरटी में बिल्कुल नहीं है। सो अब इतने को लिख लीजिए आप लोग, अगली क्लास में डीपीपी लेके आइएगा। काफी क्वेश्चंस पहले यहाँ करेंगे, उसके बाद देखेंगे अगली डीपीपी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हम कि नहीं।